हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आज पार्ट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में आपका कंपलसरी पेपर है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो उसके 9 पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ और तीन तीन पार्ट में मैंने हर एक यूनिट को डिस्कस किया है। तो 3 यूनिट मैं इसमें ख़त्म करवा चुका हूं। तो मैं अब यूनिट नंबर 4 इसमें मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के भी मैसेज हैं कि सर इंग्लिश में भी करवा दीजिए। तो मैंने उनसे कहा था कि हिंदी मीडियम को ख़त्म करने के बाद फिर मैं इंग्लिश मीडियम कराऊंगा स्टूडेंट्स। और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन में और भी तैयार कर रहा हूँ, 4-5 प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर लगभग 15-20 दिन के बाद स्टार्ट हैं, तो मैं वो भी तैयार कर रहा हूँ। तो जैसे तैयार हो जाएंगे तो वो भी मैं प्रैक्टिस सेट आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पीडीएफ के लिए कॉल कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैसेज दे सकते हैं। सिर्फ 60 रुपीज़ में आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। प्रैक्टिस सेट भी मैं तैयार कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में तो कंपलसरी पेपर है और एमसीक्यूज फाइनल हो चुका है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी है, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की, या आपकी कानपुर यूनिवर्सिटी है, या रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर भी ये पेपर है। तो आप डिस्कस कर लें स्टूडेंट्स अपने टीचर से कि वहाँ भी शायद एमसीक्यूज होगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में ये पेपर बीए, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर सारे ही फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर होगा और आपको इसमें एमसीक्यूज में देना होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए यूनिट नंबर 4 डिस्कस करने हैं स्टूडेंट्स। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और अभी तक देखिए मेरे अलावा किसी भी और यूट्यूबर्स ने अभी तक, आज 15 दिसंबर है, 4 दिन पहले मैंने पेपर स्टार्ट कर दिया था लगभग, किसी भी और यूट्यूबर्स ने अभी जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड अभी आज 15 दिसंबर तक तो यूनिट वाइज जैसा सिलेबस है वो किसी ने तो अपलोड नहीं किए हैं। और मैं इंग्लिश भी खत्म कर दूंगा 4-5 दिन में, तो अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको इसके क्वेश्चन शायद ही मिलेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं, क्योंकि 15-20 दिन बाद जो है लगभग किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को मैटर इस पर मिल जाए। ठीक है, इंटरनल एग्जाम भी स्टार्ट है, तो बच्चों को एमसीक्यूज में देना है, तो उसके लिए वो एमसीक्यूज भी अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी आपको मिल सकते हैं। तो यूनिट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ये कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य होता है और सामुदायिक स्वास्थ्य की जो श्रेणियां होती हैं उसके हिसाब से कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल या प्राथमिक रोकथाम किस तरीके से की जाती है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शिक्षा और समर्थक मानव शक्ति दल को अन्य किस नाम से जाना गया है? तो इसको जाना गया है श्रीवास्तव कमेटी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही है, श्रीवास्तव कमेटी। अच्छा, स्वास्थ्य का संबंध किससे है? देखिए स्वास्थ्य का जो संबंध है वो संपूर्ण जीवन से रहता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का तात्पर्य है। तो स्वास्थ्य का तात्पर्य जो है वो उत्तम यानी कि उत्तम से उत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना। ठीक है ना, तो जो पहला है निरोगी काया। निरोगी काया मतलब अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ हमारे लिए बेकार है। तो निरोगी काया जो है वो पहला नियम है। खसरा किस प्रकार का रोग है? तो खसरा जो है वो एक्चुअली एक कृमि जनित रोग होता है, ध्यान रखेंगे। चेचक किस प्रकार का संक्रामक रोग है? चेचक जो है वो एक्चुअली एक विषाणु जनित रोग होता है। छोटी माता जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं इंग्लिश में, तो वो किस प्रकार का रोग है? तो वो भी एक विषाणु जनित रोग होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, डिप्थीरिया ये किस प्रकार का रोग है? देखिए इसके डिप्थीरिया जो है ये किस प्रकार का रोग होता है ना, तो डिप्थीरिया, ये इसकी इंग्लिश थोड़ी सी मिसप्रिंट है, गलत लिखी गई है। तो डिप्थीरिया जो है ये एक जीवाणु जनित रोग होता है, यानी बैक्टीरिया से रिलेटेड रोग होता है। विषाणु को हम इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। कुकर खांसी किस प्रकार का रोग है? तो जो कुकर खांसी जो है वो एक जीवाणु जनित रोग होता है, ध्यान रखेंगे। बेसिलस
पर्टुसिस नामक जीवाणु जो है वो किस रोग के लिए जिम्मेदार है? तो वो कुकर खांसी के लिए होता है। ठीक है, कुकर खांसी। पोलियो है, पोलियो भी जो है एक विषाणु जनित रोग होता है, ध्यान रखेंगे। माइक्रोबैक्टीरियस ट्यूबरक्लोसिस नामक जो जीवाणु रोग होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये तपेदिक यानी कि जो बार बार खांसते रहते हैं, सांस फूलता है, ठीक है, तो तपेदिक की बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है ये। बीसीजी का जो टीका है वो किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? देखिए, हैजा के लिए दिया जाता है कि हैजा की बीमारी ना हो। ठीक। मलेरिया क्या है? थोड़ा सा स्टूडेंट्स मिसप्रिंट भी बहुत जगह हो रखी है, उसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत जल्दी में क्वेश्चंस तैयार हुए हैं, तो मिसप्रिंट है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जो दोबारा मैं प्रैक्टिस सेट और एक क्वेश्चन बैंक भी मैं तैयार कर रहा हूं, तो वो भी मैं आपसे बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मिस्टेक ना हो। मलेरिया जो है वो एक विषाणु जनित होता है, ध्यान रखेंगे। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी भी जो है वो भी विषाणु जनित होता है। अच्छा, विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु किस रोग के लिए जिम्मेदार होता है? ये जो है हैजा के लिए जिम्मेदार होता है। टाइफाइड है, टाइफाइड भी जो होता है वो एक जीवाणु रहित होता है। देखिए, कुछ रोग जो होते हैं वो जीवाणु रहित जनित होते हैं, है ना, यानी कि बैक्टीरिया से रिलेटेड। कुछ रोग जो होते हैं वो विषाणु से होते हैं, जैसे कोरोना वायरस है, ये विषाणु हो गया, ये है ना, कोरोना वायरस है, ये ध्यान रखेंगे। जीवन रक्षक घोल जिसे हम शॉर्ट में ORS जो है वो कहते हो फायदेमंद रहता है, किस रोग में रहता है ORS का घोल? तो वो अतिसार से रहता है। जब हमें लूज मोशंस हो जाते हैं ना, तो ORS दिया जाता है, अतिसार बोलते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से संक्रमित जल के ग्रहण करने से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो संक्रमित मतलब अगर कोई गंदा पानी होता है, हम उसको अगर पी लेते हैं, गंदा पानी पीने से हमें पेचिश की बीमारी जो है वो हो सकती है। जीवाणु साल्मोनेला टाइफी द्वारा होने वाला रोग है, तो ये होता है टाइफाइड। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी, तो इससे हमें टाइफाइड हो सकता है। हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस रोग में यकृत हमारा प्रभावित होता है। मधुमेह रोग जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, तो जब मधुमेह रोग किससे संबंधित होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय से होता है, ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय से। मधुमेह रोग में अल्प मात्रा में स्रावित होता है, बहुत ही कम मात्रा में इंसुलिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमेह रोग में रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस प्रकार का हो जाता है? देखिए, जब रक्त में ग्लूकोज या शर्करा की जो मात्रा या उसका स्तर बढ़ जाता है ना, तभी जो है डायबिटीज की बीमारी होती है। तो आंसर है बढ़ जाता है। अग्नाशय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है, वो किया जाता है इंसुलिन, ध्यान रखेंगे। मधुमेह रोग में शर्करा निकलने लगती है, तो वो निकलने लगती है मूत्र द्वारा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, बेसिक ये भी है, अगर मान लीजिए कि अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं, तो जिस जगह कोई छोटा बच्चा भी हो या बड़ा भी हो, इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर यूरिन जिस जगह पे जाता है और वहां पर अगर मक्खियां या चींटियां आने लगती हैं, बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं, तो इस बात की आप पहचान कर लीजिएगा कि उस पर्सन को जो है वो डायबिटीज हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार चींटियां या कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो रहे हैं उस जगह पे बार बार, तो आपको डॉक्टर से ये अपना शुगर का टेस्ट जो है वो डायबिटीज का चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं शुगर तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि ये उसका एक लक्षण होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मधुमेह रोग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो देखिए, मोटापा भी होता है, आनुवांशिकता भी होती है, और मानसिक तनाव और चिंता भी होती है। जो लोग बहुत मोटे होते हैं तो उनको भी डायबिटीज हो सकती है। आनुवांशिकता मतलब यानी किसी के दादाजी को है, दादी जी को है,
उसके फादर को हो गया, ताऊजी को हो गया, तो उस पर्सन को भी हो सकता है। और कोई अगर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन की बीमारी अगर उन्हें है, या बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, हर बात को, किसी बात को बार बार सोचते रहते हैं, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसका सही आंसर है। मधुमेह रोग के लक्षण है, तो ये तीनों ही लक्षण है कि अधिक प्यास भी लगती है, और वो टॉयलेट भी बार बार जाते हैं, बहुमूत्रता यानी कि बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, और उनकी भूख में वृद्धि भी होती है, यानी बहुत ज़्यादा उन्हें भूख लगती है ना, तो ये सभी उसके लक्षण हैं। उच्च रक्तचाप, यानी किसी का अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उस रोगी को आहार किस प्रकार देना चाहिए? तो उस रोगी को जो है वो संतुलित आहार देना चाहिए। वैसे संतुलित आहार तो हम सभी को लेना चाहिए, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें खासकर संतुलित आहार देना चाहिए। उक्त, ये एक्चुअली उच्च ही है, उक्त गलत वर्ड है, तो उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है, यानी जिसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, तो उस पेशेंट के लिए क्या क्या वर्जित, मतलब क्या क्या उसको वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो घी और मक्खन, ज़्यादा ऑयली नहीं लेना चाहिए, बीड़ी सिगरेट तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और मांस मुर्गा जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। उच्च रक्तचाप में रोगी को आहार देना चाहिए, तो देखिए रिफाइंड तेल भी देना चाहिए बहुत कम मात्रा में, और बहुत कम मात्रा में नमक भी देना चाहिए उन्हें, और कम कैलोरी का उनको आहार यानी खाना, उनको भोजन कम कैलोरी का देना चाहिए। तो सही आंसर है ये सभी। उच्च रक्तचाप में रोगी को, चलिए क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, तो उच्च रक्तचाप के लक्षण है, यानी जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो देखिए सर में दर्द भी होता है, उल्टी भी होती है, वॉमिटिंग भी आती है, और चक्कर भी उसको आ सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है, तो देखिए सी करेक्ट है, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना, किसी को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण नहीं है। निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि धार्मिक गतिविधियों का कोई फर्क नहीं पड़ता, सामाजिक कारण का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अगर वो मदिरापान यानी शराब लेते हैं, तो ये उसका एक कारण है। ठीक है ना, यही आंसर है। निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण नहीं है, सीधी सी बात है, अगर कोई आदमी पौष्टिक भोजन लेगा तो उसको कोई भी बीमारी नहीं हो पाती है, अधिकतर, है ना। पौष्टिक भोजन लेने, हर बीमारी में एक आम आदमी को पौष्टिक भोजन ही लेना चाहिए। मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है, देखिए मोटापे की वृद्धि हो जाती है, लोग अधिकतर मोटे हो जाते हैं, और आजकल वैसे भी लोग मोटे होते जा रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, समोसे हो गए, पेस्ट्री हो गई, पेटीज हो गई, ये आमतौर पर जो लोग खाते हैं, खाने की बजाय इन चीज़ों को खाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। मोटे होते हैं तो बीमारी जो है वो जल्दी पकड़ लेती है ना। मोटे व्यक्तियों को आहार में नहीं लेने चाहिए, तो जो खनिज लवण हैं मोटे व्यक्तियों को ये आहार में नहीं लेने चाहिए। मोटे व्यक्तियों को अपना शारीरिक भार कम करने के लिए कितनी कैलोरी का भोजन कम लेना चाहिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1000 कैलोरी का, है ना। शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 10% बढ़ जाता है? तो 10% जो बढ़ जाता है वो जाहिर बात है अधिक भार की स्थिति होगी। शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? तो उसका आंसर होगा मोटापा। जब 10% बढ़ जाता है तो उसे हम अधिक भार कहेंगे, और जब 20% बढ़ जाता है तो हम उसे मोटापा कहेंगे। कब्ज के प्रकार नहीं है, तो जो सामाजिक कब्ज है ना, वो उसका प्रकार नहीं है। अतिसार का कारण नहीं है, देखिए जो जल जीव होते हैं वो अतिसार का कारण नहीं होते हैं। अतिसार का प्रकार है, तो विशिष्ट अतिसार भी हो सकता है, विशेष खाद्य पदार्थों से होने वाला भी अतिसार हो सकता है, और सामान्य अतिसार। अतिसार मतलब लूज मोशन, जब आपका पेट खराब हो जाता है उसे हम अतिसार बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ये सभी। अतिसार का प्रकार नहीं है, तो जो विशिष्ट आहार होते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अंडरस्टूड है कि ये अतिसार का
प्रकार नहीं है। अतिसार का प्रमुख कारण है, देखिए विषाक्त जीवाणु भी हो सकते हैं, रासायनिक पदार्थ भी हो सकते हैं और संक्रमण भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ना, सही आंसर है ये सभी। तो ये व्यूअर्स, इससे आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये पार्ट नंबर 10 था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना। और उन्हें कह सकते हैं कि स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आजकल स्टैटिस्टिक्स यूट्यूब पे डेली जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप उसकी प्लेलिस्ट देखें। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की केएल गुप्ता की किताब के सारे सॉल्यूशन करा रहा हूँ जो नवयुग पब्लिकेशन आगरा पर है। दूसरा, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, तो आप इसकी भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो इससे आगे के क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।